कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 में, जब एंटोनियो ग्राजा नाम का एक इटालियन जहाज 600 यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। चांदनी रात में जहाज के डेक पर संगीत गुज रहा था। एक खूबसूरत लड़की गाना गा रही थी और लोग झूम झूम कर नाच रहे थे। इसी भीड़ में एक छोटी लड़की केटी थी, जो सबसे अलग एक कोने में बैठकर मीनिंग पजल हल करने में मग्न थी। तभी जहाज का कप्तान मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। माहौल जश्न से भरा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में इस जहाज पर मौत का तांडव होने वाला है। इसी दौरान जहाज के इंजन रूम में कोई एक बड़ा लीवर खींचता है, जिससे एक तेज धार मेटल वायर हवा में तन जाता है। पलक झपकते ही यह वायर नाच रहे लोगों के आर पार हो जाता है। अगले ही क्षण खून की बौछारें उड़ती हैं। किसी का शरीर दो हिस्सों में कट चुका था, कोई अपने कटे हुए शरीर को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, तो किसी का सिर ही गायब था। लेकिन इस घटना में केटी बच गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी हाइट कम थी। वह खौफनाक नज़ारा देखते ही जोर जोर से चीख उठती है और फिर अंधेरा छा जाता है। इसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, इसी पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। कहानी सीधा 40 साल आगे बढ़ती है, जब समंदर में खोज करने वाले एक टीम एक पुराना जहाज ढूंढकर सतह पर ला रही थी। तभी अचानक पुरानी शिप डूबने लगी, हालत बिगड़ने लगे। कैप्टन मर्फी तुरंत अपने क्रू मेंबर एब्स को उस जहाज पर भेजते हैं। अगर सही समय पर टो किए हुए वायर को नहीं हटाया गया तो उनकी खुद की शिप भी समंदर में समा जाती। एब्स जहाज पर पहुंचकर देखती है कि उसमें दरार पड़ चुका है और महज 4 या 5 मिनट में यह पानी में समा जाएगा। कैप्टन तुरंत आदेश देते हुए कहता है, वायर खोलने वाले हैं, तुरंत वहां से निकल जाओ। लेकिन एब्स इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। 3 महीने की मेहनत से उन्होंने एक जहाज को खोजा था, उसे ऐसे ही डूबने नहीं दे सकते थे। मजबूरन मंडल और डॉज को भी नीचे कूदना पड़ा और सबने मिलकर वेल्डिंग के जरिए शिप को बचा लिया। इस जहाज को बेचकर जो रकम मिली, कैप्टन मर्फी ने अपने पूरे क्रू मेंबर के बीच बराबर बांट दी। लेकिन उन सबको एक अनजान आदमी चुपचाप देख रहा था, जिसका नाम जैक फेरीमन था। सही मौका देखकर वह कैप्टन के पास पहुंचता है और एक रहस्यमयी जहाज के बारे में बताता है, जिसके अंदर अनमोल खजाना छिपा है। आपको याद दिला दूं, यह व्यक्ति उसी जहाज के बारे में बात कर रहा था जो 40 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और जहां एक अनजान शख्स ने पूरी क्रू का सफाया कर दिया था। कैप्टन मर्फी को भी उस गायब हुए एंटोनियो ग्राजा जहाज की कहानियां पता थी, लेकिन जैक के पास उस जहाज तक पहुंचने की पूरी जानकारी थी। लेकिन जैक ने इसके बदले 20% हिस्से की मांग करता है। कैप्टन मर्फी ने अपने क्रू मेंबर से चर्चा करने के बाद उसे 10% देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो जैक इनकार करता है, लेकिन फिर मान जाता है। इसके बाद वे अपनी बोट आर्कटिक वॉरियर को लेकर एंटोनियो ग्राजा जहाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। लगभग 14-15 दिनों तक समंदर में भटकने के बाद एक शाम सेंटोस को राडार पर एक अजीब सी चीज नजर आती है। लेकिन जब कैप्टन उसे देखने आते हैं तो वह रहस्यमयी चीज राडार से गायब हो चुकी होती है। तभी अचानक उनके सामने एक जहाज प्रकट हो जाती है, जिससे टकराने से वे बाल बाल बचते हैं। जब जहाज के ऊपर रोशनी डाली जाती है तो सभी दंग रह जाते हैं। यह वही जहाज था जिसकी तलाश में वे निकले थे। इन सबके बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय समंदर के उस क्षेत्र में था जहां किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं था। कैप्टन मर्फी बाकी क्रू को लेकर एंटोनियो ग्राजा पर खजाने की तलाश में आगे बढ़ते हैं, जबकि ग्रियर और जैक को शिप पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यह जहाज जो 40 साल से समंदर की लहरों का सामना कर रहा था, पूरी तरह खंडहर बन चुका था। एक जगह पर चलते वक्त मंडल मरते मरते बचता है। जैसे ही सभी ने मिलकर उसे ऊपर खींचा, तभी एप्स को एक झटका लगा। उसने एक लड़की को देखा, वही लड़की जो 40 साल पहले इस जहाज पर हुए नरसंहार में बच गई थी। लेकिन जैसे ही उसने पलकों को झपकाया, वह गायब हो चुकी थी। एप्स अंदर ही अंदर घबराई हुई थी, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अब उनका अगला लक्ष्य था कैप्टन की लॉग बुक खोजना। यह लॉग बुक ही वह राज खोल सकती थी कि इस जहाज और खजाने के साथ आखिर 40 साल पहले क्या हुआ था। लॉग बुक की तलाश में एक कम्युनिकेशन रूम पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। यह देखकर वे चौंक गए, क्योंकि 40 साल पहले ऐसी घड़ियां हुआ ही नहीं करती थी। इसका मतलब साफ था, उनसे पहले भी कोई इस जहाज पर आ चुका था। यह रहस्य और गहरा होता जा रहा था। इतनी अजीब घटनाओं के बाद वे सब अपने जहाज पर लौट आए। काफी पीते हुए कैप्टन ने फैसला किया कि अगले दिन वे इस जहाज को खींच कर ले जाएंगे। लेकिन सुबह होते ही उनके सामने एक बड़ा समस्या आया। जहाज में एक नया होल बन गया था। इसका मतलब अब इस शिप को खींच कर ले जाना नामुमकिन था।
मंडल, जो इस ग्रुप का एक्सपर्ट वेल्डर था, बताता है कि सड़े हुए कंपार्टमेंट को वेल्डिंग करने और पानी निकालने में उन्हें 2-3 दिन लग सकते हैं। लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए सबने अपने औजार उठाए और जहाज पर पहुंच गए। मंडल और डाज को सबसे खतरनाक काम सौंपा गया, सड़े हुए कंपार्टमेंट तक जाने का रास्ता साफ करना। उधर एप्स, मर्फी और ग्रियर कप्तान की लॉग बुक और किसी छिपे खजाने की तलाश में जुट गए। दूसरी ओर टग बोट का इंजीनियर सेंटोस जहाज की टक्कर से हुई क्षति को ठीक करने में लगा था। तभी मर्फी को कप्तान का कमरा मिल गया। वह अंदर झांकता है और इशारा करता है कि यहाँ कुछ बेहद अहम चीजें हैं, लेकिन इसे वह अकेले देखना चाहता है। ग्रियर इशारा समझकर वहां से चला जाता है। इधर एप्स अंधेरे गलियारे में भटकते हुए स्विमिंग पूल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये कोई आम पूल नहीं था। यहाँ चारों ओर गोलियों के खाली खोखे बिखरे पड़े थे। यहाँ पर गोलियां भी चलाई गई थी और जैसे ही वह देखती है, अचानक वह भुतिया लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। डर के कारण एप्स सर के बल गिर जाती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। उधर मंडल और डाज इंजन रूम तक पहुंच चुके थे, लेकिन आगे का रास्ता पानी से लबालब भरा हुआ था। यह जानकारी देने के लिए वे एफ से संपर्क करते हैं, लेकिन रेडियो कनेक्ट होने के बाद अचानक लाइन कट जाती है। इस बीच एप्स होश में आ जाती है और देखती है कि उसके सिर से निकला खून एक छेद में गिरकर बड़े रहस्यमय तरीके से दूसरे छेद से बाहर निकलने लगता है। तभी जैक वहां आ जाता है और एप्स उसे बताती है कि उसने अभी अभी एक छोटी लड़की देखी थी जो अचानक गायब हो गई। इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो, वह मर्फी और डाज को वापस बुलाकर इस जहाज से निकलने की सोचती है। इसके बाद जैसे ही वे पुल से निकलते हैं, वह पूरा पुल खून से भर जाता है। दूसरी ओर मर्फी को कैप्टन के कमरे में कोई काम की चीज नहीं मिली, लेकिन वहीं शराब की बोतल और एक ग्लास में पैक किया हुआ सामान रखा हुआ था। जैसे ही मर्फी उसे पीने वाला था, अचानक शीशे में कैप्टन का चेहरा दिखाई दिया। डर के मारे उसके हाथ से ग्लास गिरकर नीचे टूट गया और वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर सभी के साथ अजीब घटनाएं हो रही थी। ग्रियर को उस लेडी सिंगर की मधुर आवाज सुनाई देने लगी थी, जो उस आवाज के पीछे पीछे उस जगह पहुंच गया। उस लेडी सिंगर का नाम था फ्रांचेस्का और वह वहीं पर बैठकर सिगरेट पी रही थी। दूसरी ओर एप्स जैक लॉन्ड्री रूम में आगे जाने वाले गेट को खोलते हैं और जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, सारा इकट्ठा हुआ पानी उनके ऊपर गिर जाता है। साथ ही कुछ लाशें भी दिखाई देती हैं, जो देखकर लगता है कि वे हफ्तों पुरानी थी। एप्स और जैक डर के मारे तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी अचानक 2 दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। एक दरवाजे में महंगी कार पड़ी थी, जिसे देख जैक पूरी तरह से आकर्षित हो गया, क्योंकि यह उसकी ड्रीम कार थी। लेकिन एप्स को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वह किसी भी हालत में इस जहाज से उतरना चाहती थी। एकाएक उसकी नज़र कार्गो रूम में रखे सामान पर पड़ती है, जो अपने आप ही हिल रहा था। जब उसे हटाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां सोने से भरा संदूक पड़ा था। यह बात वह सबको बताने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, लॉन्ड्री रूम का दरवाजा अपने आप खटखटाने लगा। एप्स यह देखने के लिए अंदर गई तो पता चला कि मर्फी और डाज उसे डराने के लिए वहां छुपे थे। उनसे वह डेड बॉडी और खजाने के बारे में बताती है, लेकिन वे खजाने की लालच में अंधे हो चुके थे। किसी को परवाह नहीं थी कि वह हफ्तों पुराने डेड बॉडी किसकी थी और उन्हें किसने मारा। यहाँ से उन्होंने बहुत सारे सोने से भरे संदूक मिले। उनकी कीमत लगभग $400 मिलियन थी। अब रातों रात अमीर बनकर बहुत खुश थे, इसलिए भंगार जहाज को वहां छोड़कर केवल सोना ले जाने के लिए राजी हो गए। सबसे पहले ग्रियर टग बोट पर चढ़ा और कैप्टन तथा बाकी क्रू भी सोना लेकर उतरने ही वाले थे। उधर सेंटोस इंजन ठीक करने के बाद जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, लीक हो रहे गैस के चपेट में आकर बोट ब्लास्ट हो गया। इसमें सेंटोस मारा गया। ग्रियर बोट के ऊपर था, इसलिए वह बच गया। अब यह लोग इस सुनसान भुतिया जहाज पर फंसे हुए थे, क्योंकि यहाँ से निकलने का जो जरिया था वह पूरी तरह से तबाह हो चुका था। एंटोनियो ग्राजा शिप पर भी लाइफ बोट नहीं थी, जिससे यह लोग यहाँ से निकल सके। एप्स सबको हौसला देती है कि वह प्रोफेशनल सालू हैं और कल से ही इस जहाज को ठीक करना शुरू कर देंगे और इस मुसीबत से निपट लेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, इसलिए सभी लोग चिंतित थे। ग्रियर अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके अलग ही परेशान था, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी। गम को भुलाने के लिए वह वहां रखी पूरी शराब नॉन स्टॉप पीता जा रहा था। दूसरी ओर एप्स और जैक को कम्युनिकेशन रूम में यात्रियों की लिस्ट मिली। इतने सारे नाम देखकर एप्स को यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ। यह जानने के लिए वह बारी बारी से सभी पैसेंजर्स के कंपार्टमेंट को चेक करने लगी। जहां एक लड़की की लाश झूलते हुए देख उसके होश उड़ गए।
उधर ग्रियर को पूरी बोतल खत्म करने के बाद चक्कर आने लगे। वहां पड़े सभी टेबल और कुर्सियां हिल रही थी। देखते ही देखते सब कुछ रिवाइंड हो गया, बिल्कुल चमचमाते हुए खड़ा हो गया। सिर्फ के सभी लोग जिंदा खड़े थे और ग्रियर के लिए तालियां बजा रहे थे। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने लग रहा था कि 40 साल पुरानी शराब पीकर नशा चढ़ गया है। अगले ही पल लाल लिबास में लिपटी हुआ लड़की उसके करीब आ गई। उसे देखकर वह इतना खुश हुआ कि अब उसे यह भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। बस जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहे, यह ख्याल उसके मन में था। उधर एप्स को उस लाश से एक लॉकेट मिला जिसमें उस छोटी लड़की के पेरेंट्स की फोटो थी जो उसके पीछे खड़ी थी। उसे देखकर एप्स की हवा टाइट हो गई। उस लड़की का नाम था केटी। केटी ने कहा, वो लॉकेट बंद मत करना, बहुत सालों बाद मैं अपने मॉम डैड को देख रही हूँ। एप्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई लड़की उससे बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही लॉकेट उसकी हथेली से पार हुआ उसे पूरा यकीन हो गया कि सच में वह भूत है। अगले ही पल अजीब अजीब सी चीजें होने लगीं और एकाएक केटी गायब हो गई। उधर फ्रेंचेस्का गियर को अपने वश में कर चुकी थी और वह लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहा था। अगले ही पल वह उसे पकड़ने के चक्कर में गिरकर मर गया। दूसरी ओर मर्फी कैप्टन के कमरे में सो रहा था। तभी टेबल पर रखी बोतल अपने आप सरकने लगी। उसने देखा कि एंटोनियो ग्राजा शिप के कैप्टन उसके सामने ही बैठे हैं। मरे हुए आदमी को देख मर्फी घबरा गया। वह यहाँ से दुम दबाकर भागने की सोच रहा था, लेकिन कैप्टन ने उसे शराब पिलाकर कहा, तुम नहीं जानना चाहते कि सेंटोस की मौत कैसे हुई। अगले ही पल वह कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। मर्फी उन फोटोग्राफ्स को देखकर दंग रह गया, क्योंकि यह 40 साल पुरानी जैक की फोटो थी और आज भी उसके उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह फोटो में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। मर्फी समझ चुका था कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक भूत है और वही खजाने के लालच दिखाकर उन्हें यहाँ फंसाया है। वह भागकर औरों को बताने जाता है, लेकिन उससे पहले सेंटोस जो अब भूत बन चुका था उसे घेर लिया। किसी तरह जान बचाकर वह वहां से भागने में सफल होता है। तभी एप्स वहां आ जाती है। इसकी शक्ल सेंटोस जैसी दिख रही थी, इसलिए मर्फी ने उसे सेंटोस समझकर उस पर हमला कर उसे मारना चाहा, लेकिन जैक ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। मर्फी उस हमले से बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद उसे किसी और पर हमला न करने के लिए एक टैंक में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यह लोग अपने प्लान के मुताबिक जहाज को ठीक करने में जुट जाते हैं। जल्द ही शिप में हुए दरार को वेल्डिंग करके बंद किया जाता है और पानी निकालने वाला पंप चालू कर दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील भी काम करने लगता है। उनका प्लान क्लियर था, लहरों के सहारे शिप को टापू के पास ले जाना और टापू पर उतरकर मदद आने का इंतजार करना। काफी समय से ग्रियर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए एप्स उसे ढूंढने निकल जाती है। तभी केटी एक बार फिर उसके सामने आती है और उसी की वजह से एप्स को पता चलता है कि लालची ग्रियर जुगाड़ के लालच में गिरकर मर चुका था। वह उसकी खौफनाक मौत से काफी आहत हो जाती है। तभी केटी उसके कंधे पर हाथ रखकर 40 साल पहले हुए उस नरसंहार का मंजर दिखाती है। डांस कर रहे लोगों के मरते हिस्से पर अफरा तफरी मच गई। जो मेस के क्रू मेंबर थे उन्होंने सबको बेरहमी से मार डाला। बारी बारी से सबको मशीन गन से भून दिया गया। उनके कहर से केटी भी नहीं बच पाई। बचे हुए लोग जहरीला खाना खाकर मर गए। इन सबके पीछे थी फ्रेंचेस्का, जिसने सोना लूटने के लिए यहाँ पूरा षड्यंत्र रचा और शिप के सभी लोगों को मरवा दिया। अब सोना इनके कब्जे में था। शिप का फर्स्ट ऑफिसर भी फ्रेंचेस्का से मिला हुआ था और फ्रेंचेस्का के एक इशारे पर उसने मेस के सभी क्रू मेंबर्स को भून डाला। उसे लगा कि सारा सोना और वह लड़की यानी फ्रेंचेस्का उसकी हो गई, लेकिन अगले ही पल फ्रेंचेस्का ने उसे भी मार डाला। यही पर एंट्री होती है भूत राजा और इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड जैक की। उसने फ्रेंचेस्का को सोने की लालच दिखाकर यहाँ लाया था। वह एक हुक से इशारा करता है जिससे उस सिंगर की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर वही बच्ची एप्स को उस आदमी का चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर एप्स पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है, वही आदमी जिसने इन सबको यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए लाया था। एप्स समझ जाती है कि उसका साथी मर्फी पूरी तरह से बेगुनाह है। वो उसे बचाने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागती है, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कैप्टन की आत्मा ने जो फोटो दी थी अब वह एप्स के हाथ में थी। जब वह पानी में उसे देखती है तो यह फोटो किसी और की नहीं बल्कि जैक की होती है। जैक कोई इंसान नहीं बल्कि वह एक इविल स्पिरिट है जो आत्माओं को जमा करता है। हो सकता है कि वह शैतान के लिए काम करता हो और यहाँ पर वह इन सबको मारकर उनकी आत्माओं को भी जमा करना चाहता है। एप्स अपने साथी से कहती है, तुम्हें जैक पर नजर रखनी होगी। मैं दूसरे साथी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ जो पानी के अंदर है। एप्स जब उस जगह जाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, जिसे जैक ने मार दिया है।
वहीं जैक उस जगह आ जाता है जहां पर एप्स अपने साथी को कहती है कि वह जैक पर नजर रखे। जैक और उसके बीच में आर्गुमेंट हो जाते हैं, इसलिए एप्स का साथी जैक को गोली मार देता है। उसे लगता है कि वह मारा गया, इसलिए वह वहां से चला जाता है। एप्स इस शिप को पूरी तरह से ब्लास्ट करना चाहती है, इसलिए वह हर जगह बम फिट कर देती है। तभी उसके पास उसका वह साथी आ जाता है जिसने अभी अभी जैक को गोली मारी थी। वह एप्स को कहता है हमें शिप को ब्लास्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन एप्स उसकी बात नहीं मानती। वह कहती है मैं शिप को ब्लास्ट करके रहूंगी, क्योंकि इस शिप में बहुत सारी आत्माएं कैद है और भी लोगों को इस शिप में कैद करके लाया जाएगा, जिनसे बाद में उन्हें मार दिया जाएगा। और कैद करने का एक ही तरीका है जो वो है गोल्ड। तभी उसका साथी जैक के रूप में बदल जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने उस आदमी को भी मार दिया जिसने उसे गोली मारी थी। जैक उसे बताता है तुम्हारा और मेरा काम एक ही है, जिस तरह से तुम समंदर में फंसी हुई शिप को जमा करती हो उसी तरह मैं आत्माओं को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत पाप किया था जिसके बदले मुझे यह काम दिया गया, और अब मैं सोल कलेक्टर हूँ जिसके लिए मुझे शिप की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो, लेकिन एप्स उसकी बात नहीं मानती, इसलिए जैक उसके ऊपर हमला कर देता है। एप्स एरो से उसे जख्मी कर देती है और फिर उस बार उस रिमोट पर निशाना लगाती है। खुद वह इस शिप से कूद जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब एप्स पानी के अंदर शिप के नीचे फंसी हुई है, लेकिन तभी वहां पर इस बच्ची की आत्मा आती है जो एप्स को ऊपर का रास्ता दिखाती है। एप्स बड़ी मशक्कत से ऊपर आती है और देखती है कि शिप में जितनी भी आत्माएं थी वे सब आजाद हो चुकी हैं और आत्मा की दुनिया में जा रही हैं। इन आत्माओं में केटी की भी आत्मा है। दरअसल यहाँ पर जितनी भी आत्माएं थी वे सभी जैक की गुलाम थी, क्योंकि मारने के बाद उसने हर किसी के हाथ में एक मुहर लगा दी थी। सिर्फ केटी की आत्मा उसकी गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि केटी की आत्मा पवित्र थी, इसलिए बार बार एप्स की मदद कर रही थी। और अब केटी की आत्मा की वजह से एप्स ने सभी आत्माओं को आजाद कर दिया था। एप्स एक्स बॉक्स के सहारे समंदर में तैर रही होती है और तभी वह एक शिप तक पहुंचती है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब उसे बोट पर लाया जाता है तो वह अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अभी जिंदा है और शिप का जितना भी सोना था वह उस सोने को एक दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उस सोने की लालच में और भी लोगों को मार सके और उनकी आत्माओं को कैद कर सके, जो उसका काम है। यह पूरा मंजर देखकर एप्स चीख पड़ती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।